हेलो एवरीवन, मैं शोएब आज आप सबका स्वागत करता हूं टेस्ट पेपर लाइव में। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। आप सभी का वेलकम करता हूं टेस्ट पेपर लाइव पे। आशा करूंगा कि सर सब बढ़िया होंगे और सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जोगेंद्र जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। कमलेश सैनी जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत सारी विशेष के साथ अपन अपना चालू करते हैं किस तरीके से अपन को आगे बढ़ना है। आज का जो अपन ने क्वेश्चंस लेके चले हैं ना, ये क्वेश्चंस क्या हैं सर? ये क्वेश्चन पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस हैं। और पीडियाट्रिक में क्या कि सर ये रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है, रिपीट होते ही होते हैं कि सर बार बार आएंगे। सर अंजलि जी पूछ रही है सीआरपीएफ की क्लास कब से है? सीआरपीएफ की क्लास कब से है? जल्दी ही अपनी क्लासेस अपलोड तो हो गई है। कौन से? एम्स वाले भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन और सीआरपीएफ के लिए भी वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है। मनोज जी पूछ रहे हैं कैसे हो? मनोज जी हम बढ़िया हैं, आप भी, आप कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया? आज का मैं आपको एक टॉपिक बताऊं कि आज अपन क्या करने वाले हैं। आज अपन डिस्कशन जो करेंगे ना वो पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस पे करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन जो होते हैं ना वो रिपीट होके आते आते हैं, पक्का आते हैं कि सर ये क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करने वाले हैं कि सर अपने जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। रामकिशन जी पूछ रहे हैं कैसे हो भाईजान? जी बढ़िया है मेरे भाई, बढ़िया तरीके से अपन चल रहे हैं। अपने आप भी स्टडीज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब बढ़िया तरीके से आगे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। प्रीनेटल पीरियड मींस, प्रीनेटल पीरियड मींस क्या होता है? ओवम, ए ओवम फीटस बर्थ, बी ओवम एम्ब्रियो प्री मैच्योर इन्फेंट, या फिर सी ओवम एम्ब्रियो, या डी ओवम एम्ब्रियो फीटस। फटाफट अपना रिप्लाई दीजिए सर, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है कि सर प्रीनेटल पीरियड क्या होता है और इसका आंसर क्या होता है? गाइस क्वेश्चन में आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन अपन जब व्यू देखेंगे ना अपन क्वेश्चन का, सेम सबका व्यू अपना सिंपल होगा, बट इसके जो ऑप्शंस आते हैं ना ये अपन को थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो मनोज जी ने ऑप्शन दिया है डी, विक्रम जी दे रहे हैं डी, नवीन जी बोल रहे हैं बी, उमेश जी डी। तो अपन ने ये क्या याद किया कि सर यहां अपन को क्या करना है, प्रीनेटल पीरियड का मतलब क्या होता है? प्रीनेटल मतलब कि बर्थ होने से पहले, बच्चे का बर्थ होने से पहले जो उसकी पूरी जिंदगी है ना, कि प्रेग्नेंट मदर की वूम के अंदर जो होती है वो सारा प्रीनेटल होगा। अब ये प्रीनेटल कौन सा, हम कौन सा याद रखना है कि सर इसमें कौन सा याद होना है अपन को? डी, ओवम एम्ब्रियो फीटस। क्या चीज कि सर प्रीनेटल पीरियड होता है मदर के वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बच्चा एक बूढ़ा बड़ा हो रहा है ना, तो ये सारा क्या है? प्रीनेटल पीरियड। फटाफट एक ये चीज देख लेते हैं कि सर ओवम एम्ब्रियो और फीटस कितने कितने टाइम से होता है? सर कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन से 0 से 14 दिन तक तो मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा ओवम। ओवम किसको बोलूंगा? ये अपन ओवम किसको बोल रहे हैं? 0 से 14 डेज की सर कंसेप्शन हुआ, कंसेप्शन होने के 14 दिन तक ओवम। एम्ब्रियो किसको बोलूंगा? सर एम्ब्रियो में बोलूंगा यहां 2 हफ्ते हो गए ना, तो 2 हफ्ते से 2 वीक से 8 वीक तक मैं इसको क्या बोल सकता हूं? इसको बोलूंगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बोल दिया। और एम्ब्रियो के बाद फीटस क्या होता है? फीटस होता है सर 8 हफ्ते हो गए ना, 8 हफ्ते के बाद मतलब 9 वीक से और 9 महीने तक, कितने? 9 वीक से 9 महीने तक मैं क्या बोल सकता हूं? फीटस बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये गाइस याद रखिएगा कि हमें क्या क्या बोलना है कि सर 3 ही चीज आती है। 3 चीज क्या? ओवम एम्ब्रियो फीटस। इनकी डेट्स अपन को याद रखनी है सर, अपन को इनकी डेट्स बहुत जरूरी है वो याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन सर इन पे भी पूछ लेते हैं ओवम का क्या डेट होगा, कितना टाइम का होगा, हमें ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो इमैच्योर हैं, वो इधर से उधर मिला के बनाए गए हैं, बट अपन को ये याद रखना है। क्लियर? इसके बाद अपन अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? मेन बात यह है कि सर ए 110 से 110 पर मिनट, बी 190 पर मिनट, सी 100 पर मिनट, या डी 140 पर मिनट। तो हमें कितना याद होना चाहिए? नॉर्मल पल्स रेट कितनी होगी? पायल जी बोल रही है 140। डी निशा जी डी। गुड आफ्टरनून मीना पटेल जी, गुड आफ्टरनून। यहाँ क्या है अपन को क्या पता रहना है कि सर नॉर्मल पल्स रेट अपनी कितनी होगी? न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न की बात चल रही है ना,
न्यू बॉर्न अभी अभी तो पैदा हुआ है, उस न्यू बॉर्न की नॉर्मल पल्स रेट कितनी माने कि सर नॉर्मल जो होती है ना वो होती है 120 से 160 बीट्स पर मिनट। कितनी? 120 से 160। और हमेशा याद रखिएगा एवरेजन जो होता है ना, एवरेज अपन लेके चलते हैं 140 का। 140 बीट्स पर मिनट का। कितने बीट्स पर मिनट कि सर 140 बीट्स पर मिनट। 140 का ऑप्शन कौन सा हुआ सर? डी वाला जो ऑप्शन है 140 एवरेजन इसकी फिक्स है। एवरेजन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ठीक है। आपको ये याद रखना जरूरी है गाइस, क्योंकि ये देखिए न्यू बॉर्न का है ना, अपन ने एक एक क्वेश्चन लिया है, क्योंकि इनके जो पैरामीटर्स होते हैं ना इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन अपन ने बनाया है। हमें एक एक स्टेप याद करते रखिए कि आकाश जी 120 160 बीट्स पर मिनट और 140 एवरेजन। अब एक मेन बात मैं आपको समझा दूं, यहां पर आपको ये याद रखना है कि सर 140 जहां आ जाए वहां आपको ये शब्द भी याद रखना है, बीट्स पर मिनट। ठीक है ना? बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेशन में ब्रेथ पर मिनट होता है, तो इसमें अपन को बीट्स का याद रखना जरूरी है गाइस। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, नॉर्मल बॉडी वेट टू बी सीन इन अ न्यूबॉर्न एज। एक न्यूबॉर्न है, उसके अंदर बॉडी वेट अपन को देखना है कितना होता है। और ये ऑप्शंस दिए गए सर, ए 2.5 किलो, बी 1.5, सी होता है 6.5 केजी और डी होता है 1.6 केजी। तो सर कितना होगा? अब इसका आंसर सब फटाफट दे रहे हैं सर, इसका आंसर है ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। इसको लॉक कर दिया जाए, कर देंगे लॉक, इसको लॉक कर देंगे। अब इंटरेस्ट वाली बात क्या आती है सर कि सर यहाँ पे अपन को मुझे ये बताइए, 1.5 किलो से कम वाला हुआ, अगर 1.5 किलो से कम वाला हुआ, क्योंकि इसमें ऑप्शन चलते हैं, नॉर्मल बर्थ वेट, नॉर्मल नॉर्मल कितना मान रहे हैं अपन? 2.5 केजी। ठीक है, 2.5 केजी का नॉर्मल मान लेते हैं। नॉर्मल से कम हुआ, नॉर्मल से कम हुआ, 2.5 से कम हुआ तो क्या मानेंगे? उसके बाद 1.5 से कम हुआ तो क्या बोलेंगे? उसके बाद 1 से कम हुआ तो अपन क्या बोलेंगे? तो ये है बात मजे वाली कि सर इनको क्या बोलते हैं। तो क्या चीज? एलबीडब्ल्यू में क्या बोलूंगा सर? एलबीडब्ल्यू क्या होता है? अलग अलग क्राइटेरिया है सर। एक एलबीडब्ल्यू कहलाएगा, एक अपना वेरी लो बर्थ वेट कहलाएगा और एक एक्सट्रीम कहलाएगा। तो याद रखिएगा एक्सट्रीम वाला जो है ना, ELBW, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट 1 केजी से कम। ठीक है, एक्सट्रीम के पर वाले पे चलते हैं सर। 1.5 वाला है ना, 1.5 किलो से कम आ रहा है, तो उसको अपन टर्म क्या देंगे? इसको अपन कहेंगे सर VLBW। कौन सा? वेरी लो बर्थ वेट, VLBW, वेरी लो बर्थ वेट कह दिया। और सर अपना जो ये 2.5 से नीचे जा रहा है ना, इसको अपन ने क्या बोल दिया सर? लो बर्थ वेट में कह दिया, लो बर्थ वेट कह दिया। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि क्या नॉर्मल तो 2.5 किलो है, नॉर्मल अपना 2.5 किलो फिक्स है। ठीक है, नॉर्मल का अपना पता हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। अगला है, शो द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड टू द बेबी ऑन फर्स्ट डे। यहां बात की जा रही है बेबी के फ्लूइड रिक्वायरमेंट की, वो भी पहले दिन की। ठीक है, पहले दिन की बेबी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट कितना होगा? 100 से 120 ml पर केजी माने, बी है 90 टू 100 ml पर केजी, सी 60 टू 70 ml पर केजी, या फिर अपन 150 ml पर केजी। तो अपन कितना मान के चलें सर, किसका कितना होगा? सर इसमें अपन को ये बोलना है कि ऑप्शंस आ रहे हैं, आंसर आ रहे हैं कि सर चंद्रकांता जी बोल रही हैं सी, गौरव जी बोल रहे हैं सी। यहाँ क्या हुआ सर? ये जो आंसर है ना अपना, कौन सा? सी वाला, ये बिल्कुल परफेक्ट है सर। कि फर्स्ट डे जो होगा ना बेबी का, कौन सा दिन? फर्स्ट डे। इसमें तो बेबी की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें याद रखना है 60 से 70 ml पर केजी। ठीक है, इतना तो अपना एक फर्स्ट डे का रिक्वायरमेंट हुआ। अब याद रखिएगा सेकंड और थर्ड डे का रिक्वायरमेंट कितना? कि सर सेकंड और थर्ड डे जो होंगे उसमें रिक्वायरमेंट बेबी का जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होके कितना? 100 से
120 ml पर केजी, ठीक है, 100 से 120 ml पर केजी का अपन को पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को लॉक कर देना है कि सर अपन को क्या करना है कि सर इस पहले दिन में तो 60 से 70 था, बट बच्चा जब दूसरे और तीसरे दिन में आया तो 100 से 120 ml तक हो गया, ठीक है, 100 से 120 ml तक हो गया। रवीना जी भी बोल रही है, विकास जी भी, ठीक है। सर ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा ये पूछा गया है, तो ये अपना क्या है सर, ये अपना जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड चल रहा है ना बेबी का, ये बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लूइड क्या चल रहा है कि सर अपने बेबी को जो है ना रिक्वायरमेंट है इतने फ्लूइड की। अब याद रखिएगा इसमें क्या पूछा गया है कि सर अलग से देना पड़ेगा पानी, इतना अलग से देना है या इसको साथ में देना है। हमें ये याद रखना है 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना होता माँ के दूध के अलावा, ठीक है। तो ये अपना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब पेरीनेटल पीरियड मींस, एक पेरीनेटल शब्द जो होता है ना, पेरीनेटल पीरियड मींस ये क्या होता है, 7 डे बीपी बर्थ होता है। ये होता है कि सर 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से टिल 7 डे ऑफ द बर्थ, फर्स्ट डे से 7वें दिन तक, या फिर सर कंसेप्शन टू डिलीवरी तक। तो ये कौन सा होता है पेरीनेटल, मतलब क्या होगा सर, पेरीनेटल वर्ड से अपन क्या समझ लेंगे, पेरीनेटल मतलब कि सर क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। रामकिशन जी बोल रहे हैं बी, रवीना जी बोल रहे हैं बी, कृष्ण मेहता जी बोल रहे हैं डी। तो अपन को मेन शब्द है पेरीनेटल का, अगर अपन को पता होगा अपन आंसर बिल्कुल स्ट्राइक कर जाएगा कि सर आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा याद रखिएगा, अब आंसर आ रहे हैं सर बी होगा, ठीक है। तो अब यहां हमें क्या समझना है गाइस, एक चीज याद रखिएगा, ये जो शब्द है ना पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल पीरियड जो होता है ये शब्द क्या डिनोट कर रहा है कि सर एक टाइम है, टाइम क्या, 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो चुके हैं, 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी गेस्टेशन के जो होते हैं, गेस्टेशन 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हो गए हैं, और होने के बाद यहां क्या हुआ, 7th डे ऑफ द बर्थ है ना, 7वां दिन, बच्चे के जब पैदा होने के 7वां दिन, ये पूरा टाइम जो है ना 22 से 7वें वीक तक, 22 वीक से 7वें दिन तक का टाइम जो है, इस पूरे टाइम को अपन क्या बोलते हैं, पेरीनेटल, पेरीनेटल, पेरीनेटल पीरियड। गाइस ये वाला जो सवाल है ये कई बार पूछा जा चुका है कि सर पेरीनेटल में क्या चीज होगी, तो पेरीनेटल में हमें रखना है 22 वीक ऑफ गेस्टेशन, 7वें दिन डिलीवरी के 7वें दिन तक अपन उसको क्या बोलते हैं, पेरीनेटल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी एक पैरामीटर वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामीटर का क्या कि सर नॉर्मल बीपी एट बर्थ कितना होगा, क्या होगा नॉर्मल बीपी एट बर्थ, कि सर 80/50 mm ऑफ एजी मानू, 120/80 mm ऑफ एजी मानू, या 170/60 mm ऑफ एजी बोलू, या 100/50 mm ऑफ एजी बोलू। आंसर आ रहे हैं सर परी मलिक जी, ए ए ए ए सबने बोल दिया फटाफट कि सर इसका आंसर आपको लॉक करना है, इसका आंसर है कौन सा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कितना कि सर बचपन में जो होगा इसका बीपी होगा 80/50 mm ऑफ एच होगा, कितना होगा 80/50 mm ऑफ एच, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे यहाँ बीपी जो होगा बच्चे का वो 80/50 का बीपी होगा। तो नॉर्मल बीपी अडल्ट का हमें पता है, आपको याद रखना है कि नॉर्मल अपने जो ये बेबी होता है बर्थ के टाइम पे, इसका कितना होगा 80/50 होगा। सुशीला शर्मा जी बोल रही हैं बी होगा। बी जो है आपने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, बी जो है वो अडल्ट का है कि 120/80 जो होता है वो अडल्ट में होता है, ठीक है। ठीक है, ये बीपी अपन को पल्स याद रख लिए अपन ने, हमें अब बीपी याद रखना है। अगला एक और पैरामीटर अपना आ सकता है, अगला कौन सा पैरामीटर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सर टाइम टिल विच वेट ऑफ द बेबी डबल्स,
ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, टाइम है भैया, टाइम बताइए किस टाइम पर बच्चे का वेट डबल हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 5 साल में, बी ऑप्शन दिया है 5 से 6 महीने में, सी ऑप्शन दिया है 5 से 12 महीने में, या डी ऑप्शन दिया है 1 ईयर में। बात यहां इस आंसर पे खत्म नहीं होगी, बात आगे इसकी होगी कि डबल से ट्रिपल कब होगा, ट्रिपल से 4 गुना कब होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर कहाँ। तो आंसर आ रहे हैं अपने बी, कि विकास जी ने बोला है 5 5 महीने बोलना चाह रहे थे, 5 आया बस। सुमन जी ए। तो यार ये जो है अपना कई बार क्या हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, कोई बोल रहा है बी, ए, सी। तो ये याद रखना है अपन को। बच्चे का वेट अपन को पता होना चाहिए। सर बच्चे का वेट था बर्थ के टाइम पे 2.5 किलो का, लगभग 2.5 किलो का नॉर्मल अपन ये लेके चल रहे थे। सर डबल होने का टाइम जो है ना इसका, वो डबल होने का टाइम कितना है सर, बी है। 6 महीने जैसे ही होंगे ना, 6 मंथ होते ही क्या होगा, डबल हो गया वेट, क्या हुआ 2 गुना, 2x, 5 किलो हो गया वजन। अब सर 6 महीने हो गए, मंथ में हो गए 6 महीने, टाइम क्या हुआ सर, अब टाइम हो गया 1 ईयर का। कितने ईयर का, 1 ईयर का। अब यहाँ क्या होगा, 1 साल होते ही 2x की जगह 3x हो जाएगा, वजन 3 गुना हो गया, 3 गुना। यहाँ साल क्या हुआ सर, दूसरा साल आया बच्चे का बर्थ का, केक वेक काटने का टाइम आया दूसरा साल, तो बच्चे का दूसरे साल में क्या हुआ, क्या हो गया टाइम कितना, वजन कितना हो गया, 4 गुना। ठीक है, तो ये याद रखना है, 6 1 2, 6 महीने में हो रहा है 2x, और उसके बाद 1 ईयर में हो रहा है 3x, उसके बाद 2 ईयर में हो रहा है 4x। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन पे इस पे नहीं, इसकी थ्योरी पे क्वेश्चन फोकस कीजिएगा, क्योंकि अपन को क्या है, एक भी क्वेश्चन आ जाए अपन को छोड़ना नहीं है। सर ये वाला क्वेश्चन आ गया, घुमा के आ जाए कैसे भी अपन तो करके रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अपन को 6 महीने में 2x हो गया है अपना, 1 साल में 3x हो गया है, और अपना 2 ईयर में 4x कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना याद, डबल कप 6 महीने का। आगे चलते हैं। अगला है द इन्फेंट बॉडी कंटेन्स, इन्फेंट की जो बॉडी होती है वो कंटेन्स, इन्फेंट बॉडी कंटेन डैश परसेंट ऑफ वाटर, डैश परसेंटेज ऑफ वाटर, मतलब कि सर कितना परसेंट पानी होगा उसकी बॉडी में, इन्फेंट की बॉडी में कितना परसेंट होगा। ए ऑप्शन दिया गया है 75%, बी ऑप्शन दिया गया है 40%, सी 90% और डी 20%। तो आंसर आ रहे हैं सर, आंसर आ रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि सर सी है, और कोई बोल रहा है ए है, कई बोल रहे हैं बी है। सी को लॉक कर दिया जाए, ए को लॉक कर दिया जाए। तो याद रखिएगा, इन्फेंट जो होता है ना, इन्फेंट की बॉडी जो होती है उसमें जो क्राइटेरिया माना गया है, इन्फेंट की बॉडी में क्राइटेरिया वो क्या चीज है कि सर इन्फेंट की बॉडी में परसेंटेज ऑफ वाटर जो होगी ना वो कितनी होगी, 75%। कितना, 75% इसकी बॉडी में फ्लूइड होगा, कितना होगा, 75%। ठीक है, तो ये याद रखना है, पानी जितना है वो कितना, 75 होगा। तो सपना जी बोल रही है सर ए पक्का होगा, तो ए पक्का है। ठीक है, ए पक्का कितना, 75%। कई जो ऑप्शन दे रहे हैं ना सर, बी 40% होगा, 40% तो बिल्कुल ही कम हो गया, डी 20% बिल्कुल कम हो गया। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, अपन को याद रखना है ए कितना, ए होगा अपना 75%। आगे बढ़े, फटाफट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, कि सर द बॉडी वॉज बॉर्न विद द बॉडी की जगह यहाँ क्या है, द बेबी वॉज बॉर्न विद अ टेम्परेचर ऑफ, एक बेबी जो है वो टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर के साथ बॉर्न होता है, उसका नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा एक बेबी का। ठीक है, एक बेबी का नॉर्मल कितना टेम्परेचर होगा, तो नॉर्मल टेम्परेचर फटाफट रिप्लाई कीजिए आंसर देखिए बिना कि सर इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना डालना है। ज्योति जी बोल रही हैं बी, कितना होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ बेबी के टेम्परेचर की बात की जा रही है, मैं आपको बता दूं, बेबी के टेम्परेचर की बात की जा रही है, ना कि अपन के अडल्ट के टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो कितना होगा बेबी का टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। बेबी के टेम्परेचर में ऑप्शन दिए गए हैं, ए 36.6,
बी 37.6, 38.6, डी 35.1। तो हमें याद रखना है कि सर बच्चे का जो टेम्परेचर होता है ना, एक नॉर्मल अपने अडल्ट का टेम्परेचर कितना होगा कि सर नॉर्मल अडल्ट का तो टेम्परेचर कितना कि सर अडल्ट का अपन 37 डिग्री माने, पर बच्चों में क्या प्रॉब्लम होता है, बच्चों में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है ना वो थोड़ा सा बिगड़ा होता है। तो यहां याद रखिएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा ए ऑप्शन कितना कि सर बच्चों में नॉर्मल कितना 36.6 मान लिया जाता है कि 36.6 जो है उसको अपन ने राइट बोलेंगे, कितना 36.6। जो ये एवरेजन चलता है ना, एवरेजन में क्या चलता है कि सर हम क्या बोलते हैं 36.6 से 37.6, तो इसमें क्या बताया जाता है, ये एक एवरेजन चलता है। एवरेजन क्या है कि इतने से इतने के बीच में होना चाहिए, ठीक है, इतने से इतने के बीच में होना चाहिए। तो अपना कितना याद रखना है कि 36.6 जो है इसका एक माना गया है कि सर ये टेम्परेचर होगा। एसके जी बोल रहे हैं मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर अपना फोकस कीजिए, होता रहता है गलत तो क्वेश्चन होंगे। अगला क्या है, अगला सवाल लेते हैं अपन कि सर एवरेज हेड सरकमफ्रेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज, एवरेज हेड का जो सरकमफ्रेंस है ना न्यूबॉर्न का वो कितना होगा, 30 सेंटीमीटर, ए 30 सेंटीमीटर, बी 38 सेंटीमीटर, सी है 32 सेंटीमीटर, या फिर डी जो है 34 सेंटीमीटर। तो कितना होने वाला है इसका एवरेज हेड सरकमफ्रेंस, एवरेज हेड सरकमफ्रेंस के बारे में देखना है सर कितना होगा। तो कितना होगा एवरेज हेड सरकमफ्रेंस बेबी का, जल्दी से बताइए। आंसर आ रहे हैं कि सर एवरेज जो हेड का सरकमफ्रेंस होता है ना, सरकमफ्रेंस का कितना होगा, आंसर 30 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर या 34 सेंटीमीटर। तो अपन को याद रखना है बेबी का जो हेड होता है वो हेड का सरकमफ्रेंस कितना होता है कि सर हमें वो हेड का सरकमफ्रेंस कितना कि 33 से 35 के बीच में होता है, कितना 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच में होता है। ये एक एवरेजन है, चेस्ट से बड़ा होता है हेड। तो याद रखिएगा आंसर क्या आएगा 34 सेंटीमीटर, क्योंकि एवरेजन दिया गया है ना अपन को 34 सेंटीमीटर हेड का 34। अब अपन को बात क्या याद रखनी है, अपन को बात याद रखनी है कि हेड सरकमफ्रेंस जो होता है ये कितने टाइम के बाद अपन को मेजर करना है, ठीक है, नापना जो है कितने टाइम के बाद। तो ये कितने टाइम के बाद नापते हैं अपन, ये नापते हैं 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद अपन को ये चीज नापनी है। और 48 घंटे के बाद नापने के बाद क्या होगा, 48 घंटे क्यों लिए गए, क्योंकि हेड की जो मोल्डिंग होती है ना, मोल्डिंग वाला, मोल्डिंग होने के बाद रिकॉइल करेगा वापस अपनी जगह पे सेट होगा, वो सारा कब होगा 48 घंटे के बाद मोल्डिंग पूरी हो जाती है। तो मोल्डिंग की वजह से, किसकी वजह से, मोल्डिंग, मोल्डिंग की वजह से अपन को 48 घंटे के बाद नापना है, ठीक है। आपने बर्थ होते ही और नाप दिया तो अंतर आएगा, ठीक है। तो याद रखना 48 घंटे के बाद ये अपन को मोल्डिंग की वजह से 48 घंटे के बाद अपन को करना है, ठीक है जी। अब यहां अपन को अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फॉर मेजरिंग टेस्टिस साइज अ इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, डेट इज, टेस्टिस की साइज जो बेबी है उसकी टेस्टिस की साइज को अपन को नापना है तो अपन को कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करना पड़ेगा, ए सॉल्टर स्केल, बी इन्फेंटोमीटर, सी होगा ऑर्चिडोमीटर, या डी होगा हर्पेंडिस कैलिपर। तो अपन को क्या याद करना है कि सर कैसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, आंसर दीजिए फटाफट। कमर अंसारी जी बोल रहे हैं सी, तो आंसर आ रहा है सर सी होगा, सी होगा क्या, पूजा जी बोल रही है डी, निशा जी बोल रही हैं सी। तो यहाँ क्या ऑप्शन है, हमें पता होना चाहिए कि सर बात यहाँ अपन को सारी स्केल्स दी गई है, हमें याद पूछा गया है कि टेस्टिस के साइज को नापने के लिए कौन सी स्केल यूज में आएगी। तो याद रखिएगा टेस्टिस के साइज को नापने के लिए ऑर्चिडोमीटर का यूज होगा, किसका होगा, ऑर्चिडोमीटर। ऑर्चिडोमीटर मतलब कि सर ये वाला तो यूज में आता है टेस्टिस के साइज को नापने के लिए, ठीक है, टेस्टिस के साइज को नापने के लिए। सर सॉल्टर स्केल जो होती है ना, सॉल्टर स्केल ये नापने के लिए आती है वेट,
वजन, बच्चों का वजन, ठीक है। इन्फेंटोमीटर जो होती है, इन्फेंटोमीटर क्या कि सर इन्फेंटोमीटर जो होगा, इन्फेंटोमीटर क्या करेगा, लंबाई नापेगा, लेंथ, लेंथ नापेगा। हरपेंडिस कैलिपर क्या होता है, हरपेंडिस कैलिपर होता है कि सर हरपेंडिस कैलिपर में क्या हो रहा है कि स्किन का जो फोल्ड होगा ना, स्किन का फोल्ड, उसको नापने के लिए हरपेंडिस कैलिपर काम में आ रहा है, स्किन फोल्ड्स। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, चार अपने हो गए, ठीक है, चार अपने ये कंप्लीट हो गए कि सर सॉल्टर भी हो गया, इन्फेंटो भी हो गया, ऑर्चिडो भी हो गया, तो अपना ये पूरा कंप्लीट हुआ। सर एक सपना जी बोलिए, सर सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, इस बात पे के ऊपर तो मैं भी बोलूंगा कि कोई भी है ना, बहुत कम लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं कि सर ये वाले, आप लोग लाइक करते हो ना तो हमें हौसला मिलता है, ठीक है। आपके कमेंट्स जो होते हैं नीचे उसमें हमें हौसला मिलता है, तो हम उसके लिए वर्कआउट करते हैं। तो गाइस जितना जल्दी हो सके लाइक कीजिए, ठीक है, वीडियो को जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। और मेन बात आपको बता दें, सीबीटी के लिए आपकी सीबीटी जो है ना, वो सीबीटी का क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीबीटी मिल रही है, सॉल्व कीजिए ना, जाके वहां सॉल्व कीजिए कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा, ये होगा, तो आंसरों को सॉल्व कीजिए फटाफट, ठीक है। सीबीटी दी जा रही है, लास्ट का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन, अपने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे आपको, ठीक है, सीबीटी दी जा रही है, तो फटाफट आप ऐप के ऊपर जाइए और फटाफट जुड़िए। सॉल्व करोगे ना, जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अपना अच्छा हो सकता है, ठीक है। हॉल टिकट कब तक आएगा, माधवी जी पूछ रही है हॉल टिकट कब तक आएगा। हॉल टिकट का ये है कि सर एम्स जो है ना सरप्राइज गुरु है, एम्स कभी भी आधी रात को भी निकाल देता है कि ये लो आज का हो गया, तो कोरोना में और सरप्राइज देने के चांसेस बन रहे हैं, तो देखते हैं अपन कब तक हो जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सॉल्ट इज नॉट प्रेजेंट इन डब्ल्यूएचओ ओआरएस सॉल्यूशन। डब्ल्यूएचओ का जो ओआरएस सॉल्यूशन है ना, उस ओआरएस सॉल्यूशन में क्या चीज होती है सर कि विच आउट ऑफ विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, डब्ल्यूएचओ के ओआरएस सॉल्यूशन में नहीं प्रेजेंट है, तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है क्या, या फिर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, या फिर पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, तो फटाफट आंसर दीजिए सर। इसका आंसर ये है कि ये प्रेजेंट नहीं है, तो देवेंद्र जी बोल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है, और गौरव जी बोल रहे हैं सी, तो याद रखिएगा। मनप्रीत जी बोल रहे हैं बी, एसके गेमिंग बी, तो यहाँ क्या ऑप्शन है अपना, सद्दाम जी बोल रहे हैं बी। तो ऑप्शन यार इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस एक ऑप्शन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता, तो याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड, ये शब्द याद रखिएगा, कौन सा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड नहीं होता। और बाकी के क्या क्या कि सर सोडियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है, पोटेशियम क्लोराइड भी प्रेजेंट है, तो अपना ये सारा प्रेजेंट है, बट एक है कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट नहीं है। आगे चलें, आगे अपने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन कि सर द मोस्ट कॉमन एजेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया, इन्फेंटाइल डायरिया का क्या होगा मोस्ट कॉमन एजेंट, ए रोटावायरस, बी ई कोलाई, सी स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर डी एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा। तो यहाँ कौन से की वजह से इन्फेंटाइल डायरिया होता है, वो शब्द कौन सा है सर कि वो इन्फेंटाइल डायरिया कॉज कर देगा, तो आंसर आ रहे हैं देवेंद्र जी बोल रहे हैं रोटा वायरस, ए, तो यहाँ क्या है कि सर ये क्या चीज है, अगर इन्फेंटाइल डायरिया का मोस्ट रेस्पॉन्सिबल जो है ना, वो कौन सा होता है, रोटा वायरस, कौन सा वायरस, रोटा वायरस की वजह से इन्फेंटाइल डायरिया मोस्ट कॉमन है, होता ही होता है, करेक्ट, रोटा वायरस। सपना जी बोल रही है बी, सर बी होना चाहिए, यहाँ याद रखिएगा ए को लॉक किया है, रोटा वायरस मोस्ट कॉमन है, रोटा वायरस के बारे में अपन को पता हो, ठीक है गाइस। आगे चलें। अगला है इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू चेंज ओआरएस फॉर्मूला इन जून 2004, ठीक है,
इंडिया फर्स्ट कंट्री थी, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, ये इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिसने ओआरएस का सॉल्यूशन का फॉर्मूला चेंज कर दिया जून 2004 में बाय, अब किसको बदल के किसमें किया, ए सोडियम बाइकार्बोनेट को बदल के सोडियम सिट्रेट किया है, बी सोडियम क्लोराइड को बदल के सोडियम सिट्रेट किया है, सी कैल्शियम कार्बोनेट को बदल के सोडियम सिट्रेट किया है, या डी पोटेशियम क्लोराइड को बदल के सोडियम सिट्रेट किया है। तो आंसर बताइए कि क्या होगा। महेंद्र जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया कि सर बाइकार्बोनेट को बदल के सिट्रेट कर दिया, क्या कर दिया, बाइकार्बोनेट को बदल के सिट्रेट कर दिया। तो हमें याद रहना चाहिए कि अपन को यहाँ बेसिक डिटेल याद रहना चाहिए, हमारे देश पहला कंट्री थे जिसने ओआरएस के फॉर्मूले में हेर बदल करी, ठीक है, फर्स्ट कंट्री अपनी थी। कब करी सर, यहाँ करी 2004 के जून में करी, ये भी हमें पता होना चाहिए। सर अब इसमें चेंजेस क्या किए, सर चेंज जो किए इन्होंने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को बदल के सोडियम सिट्रेट लगा दिया, क्या कर दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो डलता था ना कॉम्पोजिशन में उसकी जगह सोडियम सिट्रेट उठा के डाल दिया। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो ए लॉक किया गया, ठीक है, ए को लॉक कर दिया गया है, ठीक है। चलें आगे की तरफ कि सर ए को लॉक कर दिया है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द 3 C's आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजीज दैट इज, 3 जो C's है ना, एक बीमारी है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है उस बीमारी के, ए पाइलोरिक स्टेनोसिस का है, बी क्लेफ्ट लिप का है, सी क्लेफ्ट पैलेट, या फिर डी ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला का है। तो 3 C's क्या, 3 C's किस बीमारी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर 3 C's जो होते हैं, ये 3 C's क्या चीज है, 3 C's, 3 C's का क्या होगा कि सर 3 C's होते हैं, आंसर फटाफट दीजिए कौन देगा, 3 C का क्या मतलब है जी, मीनू जी ने बोला है कि सर कफिंग भी हो उस बीमारी में, कफिंग भी हो, सर साइनोसिस भी हो, कफिंग हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, और साथ के साथ सर कफ हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, और एक कफ और साइनोसिस होगा तो सर इन दोनों की वजह से क्या होगा, चोकिंग भी हो जाएगा। तो ये कौन सी बीमारी है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कफ भी बन रहा है, साइनोसिस भी हो रहा है, चोकिंग भी हो रहा है। तो याद रखिएगा ये 4th नंबर की बीमारी है ना, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला में मतलब क्या हुआ, आपका जो ट्रेकिया है, इसोफेगस इसके पीछे वाली, ये ट्रेकिया हो गया तो पीछे वाली इसोफेगस, इन दोनों में कनेक्शन हो गया, और ये कनेक्शन की वजह से क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, 3 C's आ जाएंगे। तो 3 C's का डायरेक्ट डायरेक्ट कौन सा कि सर TEF ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला जो होता है इसमें होता ही है। तो 3 C's का दिमाग में याद रखना है, 3 C's होना, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टूला होना होता है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्लेफ्ट लेफ्ट और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में अपन ने आगे भी क्वेश्चंस बनाए, तो इसमें कितना होगा सर्जरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अगला है डेट इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में आपको क्लियर होगा तब जाके मेन फीचर पे आ पाओगे आप। पहला है कॉन्स्टिपेशन, इसका मेन फीचर है क्या, बी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, सी डायरिया, या फिर डी टेनिसमस। तो इसका क्या हो सकता है, तो आंसर आ रहे हैं सर, ये हमने याद किया हुआ है, ये क्वेश्चन याद किया हुआ है। इसका आंसर है सर बी बता रहे हैं, नीलम जी ने बी बताया है, अफसाना जी ने बी बताया है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। अब ये क्या चीज है सर, बी जो ऑप्शन है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब जब एक पेशेंट के पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस कैसे कि सर इसका जो स्टमक है, स्टमक के अंदर क्या हुआ, यहां से स्टेनोसिस हो रहा है, ये पाइलोरस कहते हैं ना अपन, पाइलोरस। तो यहाँ क्या हुआ, स्टेनोसिस हो रहा है, तो स्टेनोसिस की वजह से फोर्सफुल वॉमिटिंग आएगी, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का ही अपना होता है ये सारा। अब इसमें याद रखिएगा मेन बात, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जब जाती है ना, इस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं, कौन से कंटेंट,
गैस्ट्रिक कंटेंट, अगर सवाल आ जाए गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं या नहीं होते हैं, गैस्ट्रिक होते हैं, बट कौन सा नहीं होता, वो होते हैं अपने नीचे बाइल कंटेंट जो होते हैं, बाइल वाले कंटेंट नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाइल वाला पार्ट जो है नीचे जुड़ेगा, तो बाइल कंटेंट नहीं पाए जाएंगे। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्लियर, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है टिल व्हाट टाइम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस कैन बी यूज्ड, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ओआरएस है वो कितने टाइम तक में यूज कर लेना है, ठीक है। बी ए तो दिया है 24 घंटे 24 आवर्स, बी है 48 आवर्स, सी है 72 आवर्स, डी है 96 आवर्स। तो फटाफट आंसर दीजिए सर कि कितने घंटे के अंदर अपन को यूज करना है। तो आंसर आ रहे हैं, विनय जी बोल रहे हैं ए, रुचि जी ए 24 आवर्स। तो सबने क्या आंसर दिया कि सर इसका जो आंसर है ओआरएस जो प्रिपेयर्ड हो चुका है, डाइल्यूट कर लिया है आपने, इसको आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर यूटिलाइज करना है। कितने आंसर में कि ए को लॉक किया है, 24 आवर्स के अंदर यूटिलाइज कर लेना है। करें आगे, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है सर फादर ऑफ पीडियाट्रिक किसको बोलेंगे, फादर ऑफ पीडियाट्रिक जो है उनको अपन किसको बोलेंगे, फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, सुश्रुता है, अब्राहम जैकब है, हिप्पोक्रेट है, या फिर कश्यपा है। तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है, पीडियाट्रिक के फादर कौन है। तो आंसर आ रहे हैं कि सर फादर ऑफ पीडियाट्रिक अब्राहम जैकब को कहा गया है पीडियाट्रिक के फादर, सुश्रुता को सर्जरी के कहा गया, हिप्पोक्रेट सुश्रुता हिप्पोक्रेट को अपन को मेडिसिन के कहा गया। तो ये क्या हुआ, अलग अलग अपने फादर ऑफ अब्राहम जैकब किसके, पीडियाट्रिक के फादर। बी ऑप्शन क्लियर, ठीक है। फादर सुश्रुता कौन, सर्जरी के, हिप्पोक्रेट मेडिसिन के। तो हमें याद होना चाहिए अब्राहम जैकब की पूछा गया, पीडियाट्रिक अब्राहम जैकब। आगे चले। अगला है इफ अ चाइल्ड इज बोर्न आफ्टर 44 वीक्स नोन एज, अगर बच्चा 44 वीक्स के बाद पैदा हो रहा है तो यहां क्या बोला गया, नॉर्मल इन्फेंट बोल दूं, सी बी प्रीटर्म बोल दूं, सी इसको पोस्ट मैच्योर इन्फेंट बोल दूं, या डी इसको बोल दूं एबनॉर्मल इन्फेंट। तो इसको क्या दिया जाएगा, देवेंद्र जी सी, अशोक जी सलोनी जी सी। तो यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि सर 44 वीक्स के बाद हो रहा है ना, तो इसको अपन बोलते हैं पोस्ट मैच्योर इन्फेंट। पोस्ट मैच्योर इन्फेंट मतलब कि सर अपन को क्या याद रखना है, टाइम पीरियड है कि सर 37 से 37 से लेके कितना 42 वीक्स तक के जो होते हैं बेबी बोर्न होंगे, इनको नॉर्मल बोला गया। 37 के नीचे जाते ही प्रीटर्म बोल देंगे, 42 से ऊपर जाते ही अपन को उसको क्या बोलेंगे, पोस्टटर्म बोल देंगे। तो हमने यहाँ 44 हो रहा है ना, तो पोस्टटर्म कहला दिया, पोस्टटर्म कहला दिया। तो सी अपन ने लॉक कर दिया, ठीक है, सी को अपन ने लॉक कर दिया। अगला है अपना क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अपर एंड लोअर सेगमेंट बिकम इक्वल एज, ऐसा कौन सा रेशियो है, इनका कौन सा रेशियो है जिसमें कि अपर और लोअर सेगमेंट कब इक्वल हो जाते हैं, एट बर्थ पे होंगे, 4 ईयर पे होंगे, सी है इसका 2 इयर्स ऑफ एज होंगे, और डी जो है प्यूबर्टी के टाइम पे होंगे। तो कब कौन से टाइम पे होंगे, मतलब जो अपर सेगमेंट है और लोअर सेगमेंट है ना, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये कब होते हैं, 1:1 का रेशियो जो होगा ना, 1:1 का, अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का सर 1:1 का इक्वल हो जाएगा। तो कब होगा, आंसर दिए जा रहे हैं सर बी 4 साल, बी 4 साल, सी 2 साल। तो ये ऑप्शन सी दिया गया है, बी दिया गया है, एक है सुनील जी, डी ऑप्शन दिया गया है, संध्या राजपूत जी, डी ऑप्शन दिया गया है। अब आ रहे हैं डी ऑप्शन। तो ये याद रखिएगा, यहां क्या होता है सर, प्यूबर्टी जब आती है ना, प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, जो एवरेज जो होता है ना अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट, ये इनका रेशियो कितना हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम पे, 1:1 का, कितना हो जाता है, 1:1 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो कितना अपन को याद रखना है। अब अपर लोअर सेगमेंट का क्या बोलने का है सर, कि ऊपर वाला जो सेगमेंट है ना बच्चों का, पहले बचपन में तो ये जो होता है ट्रंक वाला एरिया होता है ये पूरा बड़ा होगा, पैर छोटे होंगे, बट अब जैसे प्यूबर्टी आती है तो दोनों बराबर हो जाते हैं, 1:1 का हो जाता है, ठीक है। आगे चलें। अगला है लैक्टेटिंग मदर में डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम कितनी होगी, कि सर डेली रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है। तो अपन को क्या बताना है कि सर
यहाँ अपन को लैक्टेटिंग मदर की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली, कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट ए 1000 mg, बी 700 mg, सी है अपना 1200 mg या डी है सर 500 mg। तो कितना होने वाला है, आंसर दीजिए फटाफट। इसका आंसर है सर, इसका आंसर है 1200 mg। क्यों, लैक्टेटिंग मदर की पूछी जगह ये, यहाँ लैक्टेटिंग मदर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम पूछा क्या गया, कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट बतानी है लैक्टेटिंग में, लैक्टेटिंग मदर में, ठीक है। तो यहाँ लैक्टेटिंग मदर में कितनी होती है सर, 1000 से 1500 मानी जाती है, 1500 mg तक देते हैं, 1000 से 1500 mg देते हैं। तो यहाँ अपन को एवरेजन पता होना चाहिए सर, 1200 mg अपना एवरेजन बैठ गया, 1200 एवरेजन बैठ चुका है। तो 1000 से 1500 mg दे रहे हैं, 1200 इसका एवरेजन बैठ गया, ठीक है। ये हो गया लैक्टेटिंग मदर का। अब बात करते हैं नॉन लैक्टेटिंग की। सर नॉन लैक्टेटिंग में कितनी mg देते हैं कैल्शियम, फटाफट रिप्लाई कीजिए सर। नॉन लैक्टेटिंग का क्या है इसके अंदर, नॉन लैक्टेटिंग का कि सर नॉन लैक्टेटिंग में इतनी तो देते हैं, कितनी देते हैं नॉन लैक्टेटिंग मदर के अंदर, नॉन लैक्टेटिंग में कितने देंगे। तो ऑप्शन आ रहे हैं सर, नॉन लैक्टेटिंग जो मदर होती है उनमें कितना देंगे, नॉन लैक्टेटिंग में देते हैं, नॉन लैक्टेटिंग यहां लिख देते हैं, क्योंकि क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जो है, कंफ्यूज जाएंगे कि सर इतना 500 क्यों बता दिया लैक्टेटिंग में। यहाँ बात किसके लिए, नॉन लैक्टेटिंग में 500 दे देते हैं, 500 दे देते हैं, ठीक है। चलें आगे की तरफ। बिफोर बर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कनेक्ट राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। बिफोर बर्थ की बात कर रहे हैं, बिफोर बर्थ में क्या हुआ कि सर बच्चे का जो हार्ट है ना, इसके जो एट्रियम होते हैं, हार्ट के जो एट्रियम होते हैं ना, इन एट्रियम में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को जोड़ता है। तो ये ऑप्शन कौन सा, डक्टस आर्टेरियोसस, फोरामेन ओवल, अम्बिलिकल वेन या फिर डक्टस विनोसस, तो कौन सा कहलाएगा कि सर ये कौन सा होगा जो जोड़ता है। तो ये रजनी जी बोल रहे हैं बी, बी। तो क्या होने वाला है आंसर कि सर, प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं बी को लॉक कर दो सर। तो यहाँ क्या हुआ अपना कौन सा ऑप्शन, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल क्या होता है सर, ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, यहाँ पर एक होल होता है जो कनेक्शन बिठा देता है। तो हमें यह याद रखना है, फोरामेन ओवेल क्या है, कनेक्शन है जो इन दोनों के बीच में रहता ही है, ठीक है, रहता ही है। अब अगले की तरफ चले। अब वेंट्रिकुलर शंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एक वेंट्रिकुलर शंट का यूज कर रहे हैं डिजीज के अंदर। कौन सी डिजीज है वेंट्रिकुलर शंट का, ए सीलिएक होगा, बी एसाइटिस होगा, सी हाइड्रोसिफेलिस होगा या हाइड्रोसील होगा। तो ये किसके अंदर अपन वेंट्रिकुलर शंट। अब मैं एक चीज बता दूं, वेंट्रिकुलर शंट क्या होता है सर, कहीं पानी भरा हुआ है, उस पानी को ड्रेन करने के लिए ट्यूब डाल दी, वो वेंट्रिकुलर शंट। तो पानी कहाँ भरा हुआ होता है, तो सर सी को लॉक किया जाए। तो क्या हाइड्रोसिफेलिस जो है, हाइड्रोसिफेलिस में क्या हुआ, बच्चे का जो ब्रेन होता है, वेंट्रिकल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। हाइड्रो मतलब होता ही पानी है। तो यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोसिफेलिस में पानी भर गया। अब पानी भर गया तो इसमें शंट डालेंगे ना अपन, वेंट्रिकुलर शंट डालेंगे। तो ये शंट डालने का जो दूसरा एंड होगा ना, इसको अलग अलग जगह डालते हैं, जैसे पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया, अपने लंग्स के प्लूरल कैविटी में डाल दिया, तो इन कैविटियों में छोड़ देते हैं। तो शंट क्या ड्रेन करता रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वेंट्रिकुलर शंट हाइड्रोसिफेलिस में डलता है। ये जो चीज है ना, सीलिएक और एसाइटिस हुआ, ये अपने पेट की बीमारी होगा, हाइड्रोसील अपनी बीमारी हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग बीमारी, बट हाइड्रोसिफेलिस के अंदर अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विल्म्स ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ, विल्म्स ट्यूमर जो है वो ट्यूमर है किसका, विल्म्स ट्यूमर लिवर का है, बी किडनी का है, टेस्टिस का है या ब्रेन का है। विल्म्स ट्यूमर किसका होता है सर, विल्म्स ट्यूमर किसका होता है, विल्म्स ट्यूमर किसका ट्यूमर है। तो ऑप्शन दे रहे हैं आपको, लिवर, किडनी, टेस्टिस या फिर डी है ब्रेन। तो किसका टिक करें सर, मैं ब्रेन का कर दूं टिक, ब्रेन का सही होगा सर, मैं लिवर का कर दूं, टेस्टिस का कर दूं। अरे सर ये सही नहीं होंगे, इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर दिया गया है, प्रशांत जी भी बता रहे हैं और आप सभी ने सही दिया है, क्या है, किडनी। सर किडनी जो होती है ना, किडनी, इस किडनी के अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं। अब ये जो ट्यूमर्स जो हो रहे हैं ना, ये सर ये कॉन्जेनाइटल होते हैं,
कौन सा? कॉन्जेनाइटल होंगे सर, बचपन से होंगे, जेनेटिक होते हैं। कॉन्जेनाइटल विल्म्स ट्यूमर जेनेटिक होते हैं। इसमें क्या होता है सर? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम कौन से? 11 नंबर और 16 नंबर क्रोमोसोम। इसका एक डिलीशन हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो 11 और 16 नंबर का क्रोमोसोम का डिलीट हो गया, तो ये क्या कहलाया? विल्म्स ट्यूमर। किडनी के अंदर ट्यूमर्स बन जाना कॉन्जेनाइटल है, क्रोमोसोम के डिलीट की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट टाइम फॉर डूइंग क्लेफ्ट लिप सर्जरी। बेस्ट टाइम क्या होगा क्लेफ्ट लिप के सर्जरी का? ए है अपना 12 मंथ, बी है 1 to 2 ईयर, सी है 3 to 6 मंथ, या डी है 9 to 12 मंथ। तो क्या होगा बेस्ट टाइम क्लेफ्ट लिफ्ट का? कि सर क्लेफ्ट लिप का क्या होगा? ठीक है, मतलब नहीं कि मैं पर्टिकुलरली आप बॉयज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है मैं सर मेरे लिए बोल लेता हूँ कि हाँ सर थोड़ी इमेज इज्जत मिल जाए, ठीक है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। यहाँ क्या किया जा रहा है, सर भी और मैम दोनों भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ क्या करना है सर, बेस्ट टाइम क्या है क्लेफ्ट लिप जो होता है ना, क्लेफ्ट लिप के सर्जरी का। ठीक है सर, क्लैप्ट लिप के महेश यादव जी बोल रहे हैं शानदार, थैंक यू सो मच महेश यादव जी। यहाँ पे क्या बताया गया कि सर 12 महीने में ठीक कर दें, 1 से 2 साल में ठीक कर दें, 3 से 6 महीने में ठीक करें, या 9 से 12 महीने में ठीक करें? सर आंसर दीजिए सर। क्लैफ्ट लिप की बात चल रही है, क्लैफ्ट लिप, ठीक है, क्लैफ्ट लिप की बात चल रही है सर, उसको कब ठीक करना है? तो पवन जी बोल रहे हैं सी जो है, सी को लॉक कर दो सर, बिना सोचे समझे सी को लॉक कर दो कि टाइम क्या है सर्जरी का? 3 to 6 मंथ। कितना? कि सर 3 से 6 महीने जो होते हैं ना, इसमें अपन को क्या करना है कि सर बच्चे के क्लेफ्ट लिप है तो क्लेफ्ट लिप को सही कर देना है। ठीक है, कितना टाइम? टाइम याद रखना है क्लेफ्ट लिप का, अपन को याद होना है कि सर 3 से 6 महीने में ठीक करना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लें। द सर्जरी फॉर क्रिप्टोर्चिडिज्म इज। क्रिप्टोर्चिडिज्म की सर्जरी कब होती है? क्या कहलाती है? कैस्ट्रेशन कहलाती है, बी ऑर्चियोस्टोमी कहलाएगी, सी क्रिप्टोर्चियोमी कहेंगे, या डी ऑर्चियोपैक्सी कहेंगे? क्या कहेंगे? तो यहाँ क्या बताएंगे सर? क्रिप्टोर्चिडिज्म जो होता है, क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या होता है कि सर क्रिप्टोर्चिडिज्म में जो होगा बच्चे की जो टेस्टीज होती हैं, टेस्टीज जो होती हैं वो टेस्टीज जो एक सैक होता है, ठीक है, उस सैक स्क्रोटल सैक में नहीं आ पाती। ठीक है, नहीं आ पाती, तो अपन को क्या करना है, कौन सी सर्जरी करनी है? सुजाता जी बोल रही है डी। कौन सी सर्जरी होगी? वो सर्जरी का नाम याद रखिएगा। सुहेल जी बोल रहे हैं बी होगी, सोनू जी बोल रहे हैं बी होगी। तो हमें क्या करना है, ऑर्चियोपैक्सी शब्द जो होता है, ऑर्चियोपैक्सी क्या होता है? सर्जिकली आप क्या कर रहे हैं, टेस्टिस को नीचे डिसेंड डाउन कर रहे हैं। तो ऑर्चियोपैक्सी में क्या हुआ, डिसेंड डाउन किया अपन ने, किसका? टेस्टिस का डिसेंड डाउन कर दिया, तो ये सर्जरी याद रखिएगा। ऑर्चियोपैक्सी, क्रिप्टोर्चिडिज्म तो बीमारी हो गई, बीमारी क्या? टेस्टिस का नीचे नहीं उतरना, और ऑर्चियोपैक्सी की सर्जरी हो गई। ठीक है, ये सर्जरी हो गई, डी ऑप्शन इसका करेक्ट। मिल्क डेट इज सिक्रेटेड आफ्टर 3 days ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी इज नोन एज। डिलीवरी के 3 दिन बाद अगर मिल्क सिक्रीट हो रहा है, लैक्टेटिंग मदर है, मिल्क सिक्रीट हो रहा है, तो उस मिल्क को क्या नाम देंगे? कोलेस्ट्रम कहेंगे, ए बी ट्रांजिशनल मिल्क कहेंगे, सी मैच्योर मिल्क कहेंगे, डी 4 मिल्क कहेंगे? तो याद रखिएगा बात पूछी क्या जा रही है, 3 दिन के बाद। ठीक है, 3 दिन के बाद की बात पूछी जा रही है, तो अपन को आंसर देना है सर, क्या आंसर दें? क्या आंसर होगा इसका? कि सर कोलेस्ट्रॉम जो होता है, कोलेस्ट्रॉम तो याद रखिएगा 1 से 3 दिन का होता है, 1 से 3 दिन जो सिक्रेट हुआ कोलेस्ट्रॉम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलेस्ट्रॉम कहलाएगा। उसके बाद कोलेस्ट्रॉम के बाद क्या कहलाएगा? कि सर कोलेस्ट्रॉम हो गया, कोलेस्ट्रॉम हो गया, उसके बाद अगला जो 4 दिन से 14 दिन, कितने? 4 से 14 दिन तक एक मिल्क का नाम होगा कि ये मिल्क कहलाएगा
और उसके बाद 14 दिन के बाद उसको क्या कहलाएगा, तो याद रखिएगा 4 से 14 दिन जो होते हैं ना, 3 दिन हो चुके हैं यहाँ तक, कोलेस्ट्रॉम कहला चुका है, 3 दिन के बाद पूछा गया है ना, 3 दिन के बाद 14, 4 से 14 वाला दिन आएगा, तो ये याद रखिएगा ट्रांसिशनल मिल्क। कौन सा मिल्क कहलाएगा, बी को लॉक कर दिया, ट्रांसिशनल। ट्रांसलेशनल मिल्क में क्या हुआ, 4 से 14 दिन के बीच में जो मिल्क हो रहा है ना, 1 से 3 दिन कोलेस्ट्रॉम कहलाएंगे, 4 से 14 दिन ट्रांसलेशनल, और मैच्योर मिल्क क्या होगा, 14 दिन के बाद वाला मैच्योर होगा। क्लियर, ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। इस तरीके से अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं अपना। If foramen of Bush-Delic remains open, it will leads to hernia dash hernia। बुश-डेलिक का फोरामेन जो होता है वो ओपन रह गया तो वो कौन सा हर्निया कॉज करेगा, हाइटस हर्निया कॉज करेगा, इंग्विनल हर्निया कॉज करेगा, डायफ्रामैटिक हर्निया कॉज करेगा, या फिर इंटरसस्पिशन करेगा। तो कौन सा आंसर है कि सर फोरामेन ऑफ बुश-डेलिक में कौन सा हर्निया हो जाता है, कौन सा हो जाता है, तो यहाँ आंसर दीजिए फटाफट सर कि कौन सा होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, पायल सोनी जी बोल रही हैं सर सी होगा, इंग्विनल होगा, ये नहीं, ये अपन को हर्निया क्या होता है, हर्निया होता है एक ट्यूब का उस जगह से हट जाना, उस जगह से डिस्प्लेस हो जाना, पहली बात ये। फोरामेन ऑफ बुश-डेलिक का क्या है कि सर अपना जो ये डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम भाई ऊपर वाले में तो अपने लंग्स हो गए, ठीक है, लंग्स हो गए, इस तरीके से लंग्स हो गए, नीचे वाली जो एब्डोमिनल कैविटी हो गई है ना, तो यहाँ क्या होता है कि सर यहाँ पे ये एक ओपनिंग रहती है, ओपनिंग कौन सी, इस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन ऑफ बुश-डेलिक। कौन सी, फोरामेन ऑफ बुश-डेलिक, डायफ्राम है ये, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के अंदर फोरामेन ऑफ बुश-डेलिक की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपना क्या हुआ, कौन सा हर्निया कहलाएगा कि सर, मैं आपको हिंट दे चुका हूं इतना कि सर यहाँ पे एक अपना इस तरीके से लंग्स की कैविटी हो गई, उसके बाद अपना ये डायफ्राम हो गया और नीचे हो गया अपना ये हो गया, तो ये कौन सा ऑप्शन है कि सर कौन सा कहलाएगा, कौन सा कहलाने वाला है, तो सर इसमें क्या हुआ, याद रखिएगा डायफ्रामेटिक हर्निया जो होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया इसको कहलाता है। तो याद रखिए कौन सा हर्निया हो गया, डायफ्रामेटिक हर्निया, डायफ्रामेटिक क्योंकि डायफ्राम से होता हुआ जा रहा है ना, तो ये सी कौन सा, सी अपना करेक्ट हुआ, डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है मैकविन साइन किस डिजीज में होता है, मैकविन साइन इन डैश डिजीज, ठीक है, मैकविन साइन किस डिजीज में होगा, हाइड्रोसिफिलस में होगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होगा, एन्यूरेसिस में होगा, या मेनिंजाइटिस में होगा, मैकविन साइन किस में होगा, मैकविन साइन किस में होता है। अनीता जी बोल रही है हाइड्रोसिफिलस, रितु जी ए, पायल जी ए, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं। तो हमें ये समझना है कि सर मैकविन साइन क्या होता है कि बच्चे का जो सिर होगा ना, बच्चे का सिर जो होगा, बेबी का जो सिर होगा उसकी बोन जो होती है, बोन्स क्या चीज, बोन्स, ठीक है, क्रेनियल बोन्स जो होती हैं वो पतली हो जाएगी, और पतली होने के साथ आप जब इसको बजाओगे ना तो बिल्कुल मटके की तरह होगा, किसकी तरह, पॉट की तरह, मटका होता है ना, मटके की तरह आवाज देगा। तो ये किस में हो रहा है, मैकविन साइन किस में देखा जाता है, संध्या जी ए बोल रही हैं, प्रियंका जी ए, स्पॉटलाइट साउंड ए। तो याद रखिएगा मैकविन साइन जो होता है, मैकविन साइन हाइड्रोसिफेलस में देखा जाएगा, किस में देखा जाएगा, हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, सिर जो होगा बच्चे का उसमें पानी भर गया, बोन्स जो होगी वो पतली हो जाएगी इस तरीके से कि आप उसको टैप करोगे ना मटके की तरह आवाज आएगा। तो मैकविन साइन अपना किसमें, हाइड्रोसिफेलस में। अगला चलें, अगला है द मोस्ट कॉमन, यहां सी है, द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्रुप इज, क्रुप का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, माइकोबैक्टीरियम, बी पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट, सी जो होगा अपना कॉर्नीबैक्टीरियम, या डी होगा सैल्मोनेला। तो ये कौन सा होगा सर, क्रुप क्या होता है, क्रुप के बारे में अपन को पता होना चाहिए, फिर अपन को बैक्टीरिया के बारे में पता होगा। तो अपन को कौन सा आंसर ठीक करना है,
फटाफट आंसर दीजिए सर। इसका आंसर अपन को ये ठीक करना है कि ये तो होना ही चाहिए, आंसर होना ही चाहिए सर इसका। तो ये आंसर आ रहे हैं सर बी जो है उसको ठीक कर दीजिए, करेक्ट कर दीजिए। करेक्ट क्या कर दीजिए? पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट जो होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट, ये क्रूप का होता है मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसके अब क्रूप होता क्या है? व्हाट इज क्रूप? मनु शर्मा जी बोल रहे हैं व्हाट इज क्रूप। तो क्रूप क्या होता है? आपकी एक बीमारी है जिसको लैरेंजियल, ठीक है, लैरिंग्स को जोड़ते हुए ट्रेकिया और ब्रोंकाई, लैरिंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाई को जोड़ते हुए, भाई लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ट्रेकियो ब्रोंकाई, LTB लेरिंगो ट्रेकियल ब्रोंकाइटिस जो होता है, इसमें क्या कहलाता है? इसका दूसरा नाम क्रूप कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? एक इंसान के अंदर एक पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट या फिर अपना क्या हुआ कि सर पैरा इन्फ्लुएंजा टाइप फर्स्ट के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस ये अंदर गया और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम्स कैसे सर? सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई सर, ट्रेकिया और लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन आ गया, तो ये वाला क्रूप होता है। तो क्रूप का याद रखना है, लैरिंगो ट्रेकियल ब्रोंकाइटिस में क्रूप कहलाएगा और पैरा इन्फ्लुएंजा का कॉमन टाइप होता है। सरिता जी बोल रहे सर मैंने पहले आंसर दिया था। जी आपने दिया आंसर, मुबारक ही हो। ठीक है, लेरिंगोट्रेकिया ब्रोंकाइटिस में अपना पूरा इन्फ्लामेशन हो गया और इन्फ्लामेशन का कारण पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ठीक है गाइज, आज के लिए अपन ने ये इतने सवाल लेके आए थे। कल मिलेंगे फटाफट अपनी अगली क्लास में। अपन को ये याद रखना है कि सर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, तो सॉल्व सीबीटी दिए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका फायदा उठाइए। ठीक है, जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा अपनी स्टडीज पे फोकस कीजिए। अपन लोग मिलते रहेंगे, कल मिलेंगे वापस, कल मिलकर वापस एक नए तरीके से एक नए क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को सेफ रहिए, ठीक है, ज्वाइन रहिए, हम सबसे मिलते रहिए और मिलने के बाद अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम्स के लिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा लॉट ऑफ विशेस। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।